हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग अध्याय को विस्तार से समझा था। आज की इस वीडियो में हम इसी अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आसान भाषा में करेंगे और समझेंगे, जो आपकी कक्षा, परीक्षा और रिवीजन तीनों के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण? मुख्य रूप से दो आधार पर करते हैं। कौन कौन से आधार हो सकते हैं? एक है उपयोग के आधार पर और दूसरा है नवीकरणीयता के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर संसाधन जीवन के लिए आवश्यक जैसे वायु, जल, भोजन, सामग्री के स्रोत जैसे लकड़ी, धातु, अयस्क, और ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, सूर्य का प्रकाश हो सकते हैं। ठीक है। नवीकरणीयता के आधार पर क्या है? संसाधनों को इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है कि वे नवीकरणीय हैं या अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या चीज़ आती है? जो स्वतः क्या हो जाते हैं? पुनर्जीवित हो सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके से नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति बहुत धीमी होती है। ठीक है, जो बहुत जल्दी क्या नहीं हो पाते हैं, बन नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो क्या आ सकता है? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग अतिशोषण से क्या आशय है। तो उसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों के अतिशोषण का अर्थ है उनका उपयोग इतनी तीव्र गति से करना कि प्रकृति की पुनर्स्थापन और पुनर्जनन क्षमता भी उनका साथ ना दे पाए। यदि हम किसी संसाधन का उपयोग उसकी प्राकृतिक पुनर्जनन दर से अधिक करेंगे तो वह असंधारणीय हो जाता है और भविष्य में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम क्या करें, नेचुरल रूप से जो पुनर्जनन दर होती है ना किसी भी संसाधन की, हम उससे ज़्यादा अगर उसको क्या कर लें, उपयोग कर लें, तो वह संसाधन क्या हो जाता है? असंधारणीय हो जाता है और क्या हो जाता है? भविष्य में समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन जो अगर नवीकरणीय भी है ना, तो वो क्या हो सकता है? बिल्कुल समाप्त हो सकता है हमारे बहुत ज़्यादा ओवर यूज से। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? जीवन के विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है। तो उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर समान नहीं है। यह असमान वितरण मानव बस्तियों, व्यापार के प्रतिरूपों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी आकार देता है। जहाँ संसाधन प्रचुर होते हैं वहाँ अक्सर आर्थिक विकास और औद्योगिक अवसर अधिक होते हैं, लेकिन संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपके चैप्टर में लास्ट में जो दे रखे हैं, चैप्टर के लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें प्रश्न नंबर पहला है, आज जो संसाधन नवीकरणीय है उसे कल अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिनसे ऐसा होने से रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर है, यदि हम किसी नवीकरणीय संसाधन जैसे भूजल या वन का उपयोग उसकी पुनर्जनन गति से बहुत अधिक करने लगे तो वह भविष्य में समाप्त होकर अनवीकरणीय जैसा हो सकता है। जैसे पंजाब में भूजल स्तर का गिरना, हमने पढ़ा था ना पंजाब के बारे में। इसे रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। अब क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहला है, संसाधनों के प्रबंध के लिए सातत्य विधियों, सस्टेनेबल मेथड्स का पालन करना। ठीक है, दूसरा हो सकता है पारंपरिक जल संचयन की पद्धतियों और तालाबों के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना। और तीसरा हो सकता है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये है आपका इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न है। लोग यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। दो उदाहरण दीजिए। तो पहला चीज़ है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ स्वयं को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु, प्रवाहित जल। ये पुनः पुनः अपने आप को क्या कर लेते हैं? दोबारा जीवित कर लेते हैं, तो ये पुनर्जीवित होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन, जो बार बार हमको रिसोर्स के रूप में उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न है? तो ये भिन्न इसलिए हैं क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो लाखों वर्षों में बनते हैं और इनकी पुनः पूर्ति मानव जीवन काल में संभव नहीं है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है? कोयला और खनिज जैसे तेल होते हैं। ठीक है, जबकि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति में निरंतर चक्र के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, और फिर आगे पूछा गया है कि इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये क्या है? वनों में वृक्षों की कटाई को उनके बढ़ने की गति के साथ संतुलित करना, और दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट को बिना उपचार के नदियों में प्रवाहित ना करना ताकि जल का नवीनीकरण चक्र बाधित ना हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के नाम बताइए जो मानव के लिए उपयुक्त हैं। तो इसका उत्तर है मानव के लिए उपयोगी 5 पारिस्थितिकी तंत्र कार्य निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक रूप से जल का शुद्धिकरण, मृदा अपरदन को रोकना, तीसरा है ऑक्सीजन का उत्पादन करना, चौथा है परागण में सहायता करना, और पांचवा है विभिन्न वन्य जीवों और जंतुओं के लिए आवास प्रदान करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं, ठीक है, जो मानव के लिए क्या है, उपयुक्त हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अपने घर और पड़ोस में ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर इंगित करती है। तो उत्तर में है हमारे समाज में ऐसी कई प्रथाएं हैं। नंबर पहला, जल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अर्घ्य अर्पित करना, जो जल को एक पवित्र संसाधन के रूप में सम्मान देने का प्रतीक है। ठीक है, अगला है तुलसी या अन्य पौधों की पूजा करना, जो प्रकृति को पालनकर्ता के रूप में देखने की परंपरा है। ठीक है, तो तुलसी का पौधा हर किसी के घर में ही होता है और उसकी पूजा भी की जाती है, जो प्रकृति को क्या करता है, पालनकर्ता के रूप में दिखाता है। ठीक, तीसरा है पुराने समय से चले आ रहे त्योहारों पर मौसमी फल और स्थानीय अनाजों का क्या करना, उपयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उत्तर है वस्तुओं के उत्पादन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, उत्पादन प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी होनी चाहिए। दूसरा, सामग्री ऐसी हो जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए, जैसे मृदा आधारित वस्तुशिल्प या पुनः चक्रित सामग्री। तीसरा, उत्पादन स्थानीय संसाधनों और जलवायु के अनुकूल हो। चौथा, यह प्रक्रिया स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करे और संधारणीय हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके चैप्टर के पूरे 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आगे मैं अब आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्कशीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई को और मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो सबसे पहला है, जब मानव प्रकृति के तत्वों का उपयोग अपने जीवन यापन हेतु या नई वस्तु बनाने के लिए करते हैं, तब वे डैश बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं संसाधन। ठीक है, जब मानव हमने पढ़ा था ना कि प्रकृति के तत्वों को अपने उपयोग के लिए यूज में लेकर के आता है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो तत्व संसाधन बन जाते हैं, वो प्रकृति के जो तत्व होते हैं। ठीक है, दूसरा है डैश संसाधन वे हैं जिन्हें समय के साथ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो क्या है वो, वह है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, हमने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाते हैं। ठीक है, आगे है, पंजाब में हरित क्रांति के दौरान अत्यधिक डैश के दोहन से जल स्तर गंभीर रूप से नीचे गिर गया है। तो किसके वजह से, क्या किसके दोहन की वजह से, भूजल। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, भूजल है, भूमि के अंदर का जो जल है, उसके दोहन से जल स्तर गंभीर रूप से क्या हो गया है, नीचे गिर गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 वाला जो है, डैश एक प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान ग्रंथ है जिसमें वृक्षों और पौधों की देखभाल एवं कृषि विधियों का उल्लेख किया गया है। तो हमने पढ़ा था वहाँ पर वृक्ष आयुर्वेद नाम से एक ग्रंथ था। ठीक है, जिसके बारे में वृक्षों और पौधों की देखभाल और कृषि विधियों के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, अगला है नंबर 5, वर्ष 2016 में भारत का डैश राज्य पूर्णतः 100% जैविक कृषि राज्य बन गया है। हमने चैप्टर में पढ़ा भी था इसको, तो इसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला, जो संसाधन लाखों वर्षों की लंबी अवधि में निर्मित होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति शीघ्र संभव नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको आना चाहिए आंसर, अनवीकरणीय संसाधन। उन्हें क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, आगे है दूसरा, प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करना, वायु देना आदि लाभों को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करना होता है, जैसे वायु देना होता है, ये सभी लाभ क्या कहलाते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, द फ्यूचर वी चूज पुस्तक के लेखक कौन है। तो सबसे पहला ही जो कोड दे रखा है जिस पुस्तक से द फ्यूचर वी चूज, तो वो किसने लिखी थी, वो लिखी है क्रिस्टियाना फिगुरेस और टॉम रिवेट कार्नक ने। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 4, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तो किस प्रकार के हैं, ये नवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने वर्षों तक चलने की संभावना है। तो हमने जैसे कि पुस्तक में पढ़ा था, पहले चैप्टर में इसको देखा अभी, तो वहाँ पर क्या लिखा था, लगभग 50 वर्षों तक। ठीक है, लगभग अनुमानित है कि ये 50 वर्षों तक जो अनुमानित भंडार है कोयले का, वो चल सकता है।
ठीक, आगे है प्रश्न नंबर 6, प्राकृतिक संसाधन अभिशाप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रचुरता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 7, एक परिपक्व वृक्ष प्रतिदिन लगभग कितने लीटर ऑक्सीजन का निर्माण करता है? तो कितना करता है? लगभग 275 लीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत करी थी भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के। ठीक है, अगला है, सीमेंट निर्माण प्रक्रिया से निकलने वाली धूल मुख्यतः शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है फेफड़ों को। ठीक है, नंबर 10 है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो प्रमुख राज्यों से संबंधित है? तो दो प्रमुख राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। वैसे ये केरल और पुडुचेरी को भी लेते हुए चलते हैं। तो वैसे 4 जगहें हैं जिसमें ये विवाद रहता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, और जो मुख्य रूप से हैं, प्रमुख रूप से हैं, वो कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे हैं लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, किसी प्राकृतिक तत्व को संसाधन कहलाने के लिए कौन कौन सी 3 स्थितियां आवश्यक होती हैं? तो उत्तर है, किसी भी प्राकृतिक तत्व को संसाधन कहलाने के लिए निम्नलिखित 3 स्थितियां आवश्यक हैं। पहला, वह तकनीकी रूप से सुलभ, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा, उसका दोहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। तीसरा, वह सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो कोई भी प्राकृतिक तत्व जिसे संसाधन होना है, तो उसके लिए ये 3 स्थितियां क्या होनी चाहिए? आवश्यक होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? तकनीकी रूप से क्या होना चाहिए? सुलभ भी होना चाहिए, आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। तभी जाकर के वो क्या कहलाएगा? एक संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या हैं? 2 उदाहरण देकर के समझाइए। जब प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक कार्य मनुष्यों के लिए लाभदायक और उपयोगी बन जाते हैं, तो उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में, वनों द्वारा प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करना, और दूसरा, वृक्षों द्वारा स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करना और मृदा अपरदन को रोकना। तो ये 2 उदाहरण हैं जो हमें बता रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या होती हैं और ये क्यों उपयोगी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर, संसाधन अभिशाप क्या है? भारत ने इससे अपना बचाव किस प्रकार किया है? तो रिसोर्स कर्ज क्या है? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर है इसका, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद किसी देश या क्षेत्र का आर्थिक रूप से पिछड़ा रहना संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास कहलाता है, जिसे हम संसाधन अभिशाप भी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था संसाधनों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलने में विफल रहती है। लेकिन यहाँ पर भारत देखिए, भारत का कैसे बचाव हुआ है। तो भारत ने संसाधनों के निष्कर्षण के साथ साथ आवश्यक उद्योगों और विनिर्माण में निवेश करके स्वयं को इस अभिशाप से बचाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? भूजल के उदाहरण से समझाइए। उत्तर है, यदि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग उनकी प्राकृतिक पुनर्जनन दर से अधिक किया जाए, तो वे असंतुलित होकर समाप्त हो सकते हैं। भूजल का उदाहरण है, पंजाब जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया है, जिससे भूजल का स्तर पुनर्भरण दर की तुलना में तेजी से गिरकर 30 मीटर तक गहराई में चला गया और जल संकट पैदा हो गया है। तो पंजाब में और पंजाब के आसपास वाले क्षेत्र में ये भूजल का गिरना जल संकट को पैदा कर रहा है। ठीक है, आगे है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिक्किम का केस स्टडी है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य के पूर्णतः जैविक बनने की यात्रा का वर्णन कीजिए और बताइए कि इससे स्थानीय पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसकी जैविक यात्रा का प्रारंभ रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटने और ऋण बढ़ने पर सिक्किम सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई। कृषकों ने रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट खाद और नीम लहसुन से प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया और अब इसे पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का 100% जैविक प्रमाणित राज्य बन गया। इसे घोषित कर दिया गया था। कब? 2016 में। ठीक है, इसके पर्यावरणीय और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुए? तो इसके प्रभाव जो हुए वो हुए, पहला, स्थानीय जैव विविधता पुनः समृद्ध हुई और लाभदायक कीड़े पक्षी वापस लौट आए। दूसरा, जैविक खेती का मॉडल देखने आने वाले पर्यटकों की वजह से पर्यटन में भारी वृद्धि हुई। तीसरा, किसानों की औसत आय में लगभग 20% की वृद्धि हुई। तो इससे पर्यावरण में भी प्रभाव पड़ा है और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला है। ठीक है, इकोनॉमी भी इससे क्या हुई है? प्रभावित हुई है। ठीक है, किससे? जो जैविक कृषि को अपनाया गया है। कहाँ? सिक्किम में। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पूरे विश्व तथा देशों में असमान क्यों है? इस असमान वितरण का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानव बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो असमान वितरण के कारण क्या हो सकते हैं? भौगोलिक संरचना हो सकती है, जलवायु और भूगर्भीय बनावट में विभिन्नता के कारण संसाधन पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला, मानव बस्तियां व आजीविका। जहां संसाधन आसानी से सुलभ होते हैं वहां उद्योगों का विकास होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और घनी मानव बस्तियां विकसित होती हैं। व्यापार में क्या प्रभाव पड़ता है इसका? संसाधनों की असमानता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है, क्योंकि देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं आयात और प्रचुर संसाधन निर्यात करते हैं। और नंबर तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संघर्ष। प्राकृतिक संसाधनों पर वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करने के लिए देशों और राज्यों के बीच ऐतिहासिक रूप से कई युद्ध और तनाव पैदा हुए हैं, जैसे जल बंटवारे का विवाद। ठीक है, तो यह है आपका दूसरा प्रश्न। तो इस प्रकार आपकी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप अगले चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।